हो गया स्टार्ट। सो गाइस व्हाट आर मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। अब अगर तुम्हारे माइंड में अगर कोई पूछे कि कार्बन और हाइड्रोजन के कौन से कंपाउंड्स आपने देख रखे हैं, तो कभी तुम्हारे माइंड में आएगा मैम CH3 सिंगल बॉन्ड इथेन। अगर इथेन हाइड्रोकार्बन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन भी तो हाइड्रोकार्बन ही है। इट्स जस्ट दैट कि अल्केन आर सिंगली बॉन्डेड, अल्कीन्स आर डबली बॉन्डेड, अल्काइन्स आर ट्रिपल बॉन्डेड एंड एरोमेटिक हैव स्पेशल बेंजीन रिंग। तो कहने का मतलब है ये सारी हाइड्रोकार्बन्स हैं, बट सिंगल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टीज हैं, डबल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिपल बॉन्ड की अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो दैट इज वाई दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। लाइक पहले हम अल्केन स्टडी करते हैं, फिर हम अल्कीन स्टडी करते हैं, देन वी कम टू अल्काइन्स एंड देन इन द लास्ट वी स्टडी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है एंड वी ऑल्सो नो कि मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट पार्ट से आते हैं, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम पीछे से शुरू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एक बार स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो लास्ट ईयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, सो दैट वी शुड नो दैट आर वी स्टडीइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम और नॉट। सबसे पहले हु विल टेल मी कि कौन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लाइक क्या पहचान है कि हाँ अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। व्हाट इज द एरोमा? ओके, अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो सच में ये माना जाता था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल एरोमा होती है, लाइक दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल। फिर शादी में गई थी मैं इस टाइम फ्री होगी ना, फिर बस। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिनकी स्पेशल एरोमा होती है। लाइक आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे घर में नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, देखिए कभी वाइट कलर की बॉल्स। तो जैसे ही वो एलमीरा में पड़ी होती हैं या वॉश बेसिन में पड़ी होती है तो हमें एक पंजन सी स्मेल आती है, मतलब किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी। तो हाँ अच्छी होती है, तो इट हैव लाइक गुड फ्रेगरेंस, बट कईयों को नहीं भी अच्छी लगती, वो डिपेंड करता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम इस वजह से रखा गया था क्योंकि उनकी स्पेशल एरोमा होती है। लेकिन बट ये कोई टेस्ट नहीं है, मतलब अगर किसी कंपाउंड में से स्मेल आ रही है तो वो एरोमेटिक होगा, ये कोई रूल नहीं है। तो हाउ टू चेक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हक्कल रूल आया था, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी ये था कि सबसे पहले तो कंपाउंड शुड बी प्लानर, जो कंपाउंड होना चाहिए वो प्लानर होना चाहिए। प्लानर मतलब वो 3D नहीं होना चाहिए, उसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होनी चाहिए। अगर ये नोटबुक का प्लेन है, इफ दिस इज अ प्लेन, तो इस प्लेन में ही उसके सारे बॉन्ड आने चाहिए। अब कंपाउंड को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या वो कंपाउंड प्लानर है या नहीं, तो मैंने आपके लिए उसके लिए एक रूल बताया था कि आपने चेक करना है आकाश की उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए? sp2, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से ये पता लग जाता है कि कंपाउंड प्लानर है ना। अब ये कैसे पता लगेगा कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं? या तो वो डबली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, या उसका चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कंडीशन थी molecule should contain a delocalized pi electron above and below the plane। अब इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, वो अपनी जगह से शिफ्ट कर पाए, यानी कि उसमें रेजोनेंस होनी चाहिए। वो तभी होगी या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है ना, फिक्स नहीं होता। कभी वो C1 और C2 के बीच में है, कभी वो C2 और कभी वो C3 और वो तभी होगा या तो उस मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, या डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ लोन पेयर, या डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ फ्री रेडिकल। यानी कि वो हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमें लग रहा है कि इट हैज अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन और नॉट। एंड द थर्ड
ऑर्डर्ड इज कि इट शुड हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल शुड हैव 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यानी कि उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो दैट मीन्स उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब बीच के इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर 2 पाई भी नहीं है, 6 पाई भी नहीं है, 3 पाई है या 5 पाई है, तो हम उसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। एरोमेटिक होने के लिए द कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन इज दैट इज द मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, दैट इज ईच कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, उससे ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड प्लानर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन इज कि उसके पाई इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डीलोकलाइज होने चाहिए। एंड अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में फिट होने चाहिए। व्हाट इज 4n प्लस 2, दैट इज मतलब n इज 0 तो उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर n 1 है तो 6 पाई होने चाहिए, अगर n 2 है तो 10 पाई होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स देती हूँ और आपने पहचानना है कि विच ऑफ देम इज एरोमेटिक। करो जरा ये क्वेश्चन, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। कम ऑन एवरीबॉडी, मधुर करो ये, प्रिडिक्ट विच ऑफ द कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है? द फर्स्ट वन इज दिस मॉलिक्यूल, द सेकेंड वन इज दिस, देन जो नहीं करे वो क्लास से बाहर जाओ प्लीज, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, करो। चेक करो कौन कौन से एरोमेटिक हैं। अरे थर्ड तो नहीं है, थर्ड नहीं है। कर लो, सारे से डिस्कस करते हैं। जिनके जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिनके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन एक फोल्ड में होते हैं 4n प्लस। पहला नहीं है, पहला 4n प्लस 2 n की वैल्यू ये नहीं पता कैसे
क्या रहेगा ये तो ये तभी सी में ना ऊपर वाला जो का डबल का हाँ जी करे मम्मी ये तो आपने ऐसे बाहर के निकाल दिया क्या ई वाले डी के बाद एन मतलब कार्बन की जगह एन एन लिखा ना वो हाँ उसके बाद मोल पे है इसका नाम क्या बचेगा इसका नाम इसका ई का पीरियड इसका नाम होता है पीरियड है कॉमन नेम हमें लिखाया वो कॉमन है ना बड़ी प्लस 2 में आता प्लस 2 में कितने कॉमन है मोस्टली तो वही है जो तुमने 50 to 54 करे उसमें कुछ ऐड ऑन हो गए बस 60 से ऊपर तो क्या नीचे टोटल 60 प्लस टोटल हाँ टोटल 65 तक करें डिस्कस मैम 2 डी क्यों है A B C D D कभी कभी हो जाता है डी 1 डी 2 D यहाँ पैटर्न तो गई ये तो कोर्स में इतना मुझे दिखता है हाँ पता है क्या है और स्ट्रक्चरिंग टाइप है करें डिस्कस नहीं पता अभी पता लगा बस प्यार फेंक देते स्ट्रक्चर तो बना ले जो कर रहा है सामने बैठे में रहते हुए जो आंसर लिखूंगी उसको सामने लिखता रहेगा उनको पिलाई नहीं लगेगी क्यों करियो ट्राई जल्दी ये वो लास्ट में प्लस से डाला हुआ है It's a carbocation. Yesterday I told you that Yes, the ma'am. carbon is having a positive charge. Then it is a कैटायन carbocation. It is having a negative charge. Then it is कार्बन carbon कार्बन आयन anion. हम पाई इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता लगेगा कितने हैं डबल में ही होता पार्ट एक डबल में एक पाई मतलब पेयर होता पाई दो इलेक्ट्रॉन होगा दो डबल है तो 4 पाई 3 डबल होगा 6 पाई जो हम डबल बॉन्ड बनता है उसमें वो होता है पाई में जो डबल बनता है उसके तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 2 पाई है 2 पाई है 2 सिग्मा तो जितनी एक्स्ट्रा लाइंस है वो सारी पाई है करें डिस्कस चलो गाइस मदर फोन रोजा चलो देखो सो व्हाट डू यू थिंक मधुर फर्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक तो उसके लिए पहले हमें चेक करना है कि आर ऑल द कार्बन आर sp2 अगर आप देखोगे हर कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब ये वाला कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहा है ये वाली डॉट यहाँ से डबल बॉन्ड बना रही है ये वाली डॉट यहाँ से डबल बॉन्ड बना रही है मतलब हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है एंड आई टोल्ड यू दैट इफ द कार्बन इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइज होने से ये पहली कंडीशन मीट कर रहा है कि कंपाउंड इज प्लानर उसके बाद मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने की कोशिश करोगे वो भी पॉसिबल है क्योंकि डीलोकलाइज होने के लिए जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा मतलब कब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो क्या हो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से ही पॉसिबिलिटी हो जाती है ना कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा इसी को तो डीलोकलाइजेशन कहते हैं एरोमेटिक होने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये कंडीशन कैसे इंपॉर्टेंट है आई गिव यू वन एग्जांपल जहां आपको नजर आएगा कि डीलोकलाइजेशन की जो कंडीशन बी कंडीशन है
ये चेक करनी क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये तो मतलब आपको लगेगा कि सिर्फ पहली कंडीशन चेक करो कि ऑल द कंपाउंड शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब प्लानर है, और सीधा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। आकाश पाई इलेक्ट्रॉन ने कैसे काउंट करते हैं? एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं नैतिक। यस सर। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर मधुर? यार आपको एक चीज से डिस्ट्रैक्ट करो और दूसरी चीज उठा लेते हो। दे दे मेरे को और अच्छा इसका है तो क्या ये क्यों लेके आते हो? मैंने नहीं लिया। ये चीजें ना मेरा बेटा यूज करता है, तुम अपना लेवल करते हो। अच्छा हम भी तो बच्चे ही हैं। हाँ 12th 11th के बच्चे हो। पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं मधुर? हाँ कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 4 3 4 2 पेयर है, एक को मिलते हैं 4। बट अकॉर्डिंग टू हफल रूल क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने से वो एरोमेटिक होगा? उसके अंदर या तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 पाई, या कितने होने चाहिए थे? पर 4 पाई तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट एरोमेटिक। बट मैंने एक और भी फर्दर क्लास बताई थी कि अगर 4 के मल्टीपल होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं? कमिंग टू बीट, इसमें तो 2 बेंजीन ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बट फिर भी अगर आप काउंट करना चाहते हो तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर भी 6 पाई है, तो 6 पाई होने चाहिए। पर मैम वो तो टोटल तो 12 है। अच्छा हाँ टोटल तो वो नहीं बनेगा ना फिर वो तो ठीक है 4 3 12 प्लस 2 14 होने चाहिए, बट इसमें 12 है, तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ, तो ये भी क्या होगा? एंटी सी। अब सी में आकाश देख, ये वाला जो कार्बन है टॉप वाला, इसने इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है और इधर भी क्या बना रखा है, यानी कि तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तुम कहोगे कि मैम बाकी कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ट्रू, बट इफ यू सी द टॉप मोस्ट कार्बन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओइंग टू दैट दिस इज नॉन कोप्लेनर। इसने पहली कंडीशन ही डिससेटिस्फाई कर दी, तो आपको अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। आप कहीं आप बोलोगे मैम पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, वो लास्ट कंडीशन है, बट ये पहली कंडीशन पर ही क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल फर्स्ट कंडीशन पर ही फेल हो चुका है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डी पार्ट में ऑल द कार्बन आर sp2, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्बन देखोगे वो कहीं ना कहीं से डबल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने की वजह से ये क्या होगा? एरो, क्योंकि 10 अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 2 पाई 6 पाई 10 पाई वाले भी एरोमेटिक होते हैं। ये तो साफ ही पता लग रहा है कि प्लानर है ही नहीं, क्योंकि टब शेप है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि जैसे ये है कॉपी, तो ये जो है ये बाहर निकल रहा है और ये पार्ट भी बाहर निकल रहा है। तो जब ये दोनों पार्ट बाहर निकल रहे हैं तो दिस मॉलिक्यूल की शेप ही दिख रही है कि ये एक प्लेन में हो ही नहीं सकता। अब तुम कहोगे नहीं मैम इसका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इतना भी आपने लकीर के फकीर नहीं होना। अगर आपको दिख ही रहा है कि टब शेप मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इन वन प्लेन, इट इज नॉन प्लानर, इट इज नॉन, तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इट इज नॉट एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट कंडीशन में sp3 होती है, वो तो होती है। मैं वही तो कह रही हूँ कि आपको कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। sp2 हम क्यों चेक करते थे? ताकि ये चेक करने के लिए कि हर कार्बन sp2 है तो वो प्लानर होगा। इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद भी ये प्लानर नहीं है, क्योंकि इसकी शेप ही बता रही है कि ये प्लेन से बाहर निकल रहा है। बिकॉज इट देयर इज समथिंग लाइक अ टब एक ही प्लेन में तो नहीं आ सकती ना, एक ऐसे निकल रहा है एक की बोर्ड। अब ई पार्ट देखो, और ई और एफ पार्ट को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एफ पार्ट करा दूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ पार्ट मानिया कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव पहले भी sp2 होती है, sp2 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 sp2, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ डबल बॉन्ड के नहीं होते, इवन लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करे जाते हैं। तो अगर आप काउंट करोगे सारे बोर्ड में देखो एफ पार्ट, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, और 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूँ मैं मधुर। एफ पार्ट में जब मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए कहे तो मैंने ही आपको बोला था कि लोन पेयर काउंट करने हैं।
अवकाश ऊपर देखो प्लीज। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए? 1 2 3 4 5। नाउ कमिंग टू ई पार्ट, जब मैंने यहाँ पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए बोले तो मैंने इसको काउंट नहीं करे और तब भी 6 पाई निकल के आई, यानी कि ये भी एरोमेटिक निकल आया, ये भी एरोमेटिक निकल आया। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम ये क्या रूल है? In F part, you are making it aromatic because you are counting this lone pair in pi, in counting the pi electrons. But in E part, you are not counting this lone pair. So how will we come to know that given a lone pair has to be counted or not? तो यहाँ पर आती है आपकी बी कंडीशन, जो अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। बी कंडीशन कहती थी कि जो मॉलिक्यूल है ना उसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए, और हम कभी ध्यान ही नहीं देते। अब अगर आप ई पार्ट में देखो, ई पार्ट में क्या पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? करके देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल डीलोकलाइजेशन हो रही है। बट इस डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस में ये लोन पे पार्ट ही नहीं कर रहा। क्यों पार्ट नहीं कर रहा? क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आया, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर इधर आ गया, और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करके इधर आ गया। तो जब आपके लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बन रहे, जब आपके लोन पेयर, जो हमारी बी कंडीशन थी कि द मॉलिक्यूल शुड हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, उस प्रोसेस का होना जरूरी होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। बट कभी कभार उस डीलोकलाइजेशन को कराने के लिए लोन पेयर की जरूरत पड़ती है और कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में साफ पता लग रहा है कि इसके पास बेंजीन की तरह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इस लोन पेयर ने पार्ट ही नहीं लिया। जब इसने बी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लोन पेयर ने पार्ट ही नहीं लिया, तो मैंने इसको काउंट ही नहीं करा। तो उस हिसाब से इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आए? 1 2 3 4 5 6, और 6 पाई के हिसाब से ये क्या निकल के आ गया? एरोमेटिक। नाउ कमिंग टू एफ पार्ट, इसमें दो ही डबल बॉन्ड थे, तो दो डबल बॉन्ड होने की वजह से जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो अब इमीडिएट तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इस लोन पेयर को, प्लीज इधर देखो, इस लोन पेयर को ही जंप करके कहाँ जाना पड़ेगा? इधर, और इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इधर। यानी कि इसमें लोन पेयर एक ऐसी जगह पे है जिसको डीलोकलाइजेशन का पार्ट बनना ही पड़ेगा, और बनने की वजह से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 पाई आ गया, और ये भी क्या बन गया? एरोमेटिक। तो अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर दिया जाएगा, आपने अपनी इमेजिनेशन से देखना है कि क्या अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन का पार्ट बनेगा। आपको कैसे पता लगेगा? अगर तो लोन पेयर एक ऐसे एटम के ऊपर है जिसके इधर या इधर डबल बॉन्ड है, फिर तो उसको पार्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड ही मूव कर देगा। लेकिन अगर लोन पेयर एक ऐसी कार्बन पे है या ऐसे एटम के ऊपर है, ना इधर डबल बॉन्ड है ना उधर डबल बॉन्ड है, फिर उसको डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस में पार्ट लेना ही पड़ेगा। तो अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा है तो आपने उसको काउंट करना है फॉर काउंटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन। अगर वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा तो आपने काउंट नहीं करना। तो आई होप you would have got a glimpse or an idea of how to find aromatic and how to find non aromatic। ठीक है, इसके अलावा जब मैं आपको असाइनमेंट मैंने दी थी उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन दिए थे, आप पुरानी असाइनमेंट ढूंढो, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, नहीं तो मैं रीसेंड कर दूंगी, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। प्लीज बातें नहीं करो प्लीज। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपने देख लिया कि एरोमेटिक, अच्छा जी पार्ट क्या होगा, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? जी पार्ट बताओ। अब आकाश को तुमने सारे करके जी पार्ट बता दिए, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? पहले तो सारे कार्बन sp2 हैं। क्यों sp2 है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं नीचे वाले, और ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव। sp2 होने के लिए या तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो पहली कंडीशन से तो ये क्या हो गया? प्लानर। डीलोकलाइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पाई बॉन्ड इज फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। सेकंड कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई, और 2 पाई के हिसाब से इट इज एरोमेटिक। तूने कैसे नॉन एरोमेटिक बोल दी? इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो आपने अब जी पार्ट को देख के क्या फाइंड आउट किया, या आपने अभी तक जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखे हैं उसे क्या फाइंड आउट किया कि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए बेंजीन होनी चाहिए। अब आप इस कंपाउंड में देखो, दिस इज साइक्लोप्रोपाडाइइनाइल, है ना, इनाइल है ये जो भी है। इस कंपाउंड को भी हम एरोमेटिक बोल रहे हैं, बट इसके अंदर बेंजीन तो नहीं है। तो यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड
नॉन बेंजेनॉइड, यानी कि जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कंपल्सरी बेंजीन रिंग होगी उनको बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजेनॉइड। लेकिन वो अलग बात है कि अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आज स्टडी करने वाले हैं तो हम बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, यानी कि हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड लाइक टोलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3, क्योंकि हमारे सिलेबस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जरूर है, बट ये नहीं है कि हमने दुनिया के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ लेने हैं। वी जस्ट बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, बट अदरवाइज डिटेल स्टडी लाइक उनकी प्रिपरेशन करना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम बेंजीन के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बेंजीन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स। सबसे पहले बेंजीन की बात हुई है तो स्ट्रक्चर से ही शुरू करते हैं। तो हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गाइस? कौन से साइंटिस्ट ने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था? केक्यूले। और केक्यूले मतलब ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे, लाइक वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज DEWAR डिबार, ठीक है, बट उसका जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का जो उसने प्रपोज किया था वो फर्दर कंसिडर नहीं हुआ था, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर है उसका कुछ ऐसे करके बीच में मतलब ऐसे लाइन आ रही थी, ऐसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर थे, बट जो बहुत पॉपुलर हुआ वो क्या था? बेंजीन का स्ट्रक्चर विच हैज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि जो केक्यूले ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया है इसमें फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में ही होगा। आकाश, इसका दूसरा स्ट्रक्चर कहा है कि जहाँ तुमने डबल बनाया वहाँ सिंगल आ गया, जहाँ सिंगल बनाया वहाँ क्या आ गया? डबल। यानी कि ये फिक्स नहीं होता कि डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में ही हो। अगर एटम मूवमेंट वो C1 और C2 के बीच में है, अगले मूवमेंट वो किसके बीच में आ सकता है? C2 एंड C3। अगले मूवमेंट इफ इट इज बिटवीन C3 एंड C4, अगली मूवमेंट में वो किसके ऊपर आ सकता है? C4 एंड, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनमें डीलोकलाइजेशन हो रही है। अरे इस वजह से तो हमने इसको एरोमेटिक बोला है, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक वाज दिस आल्सो कि पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होने चाहिए, डीलोकलाइज होने चाहिए। व्हेन आई से कि डीलोकलाइज होने चाहिए मतलब वो अपनी पोजीशन से मूव होके दूसरी जगह जा रहे हो, जैसे कि इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर जा रहे हैं। इस वजह से इनका जो हम हाइब्रिड बनाते हैं उसमें सर्कल बनाते हैं, बिकॉज दिस सर्कल इंडिकेट्स दैट द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट फिक्स बट देयर इज अ डीलोकलाइजेशन एंड वी कांट से एटम मूवमेंट की डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में है या C2 और C3 के बीच में। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल्दो बेंजीन स्ट्रक्चर है 3 डबल बॉन्ड, हम सब देख सकते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर केक्यूले ने प्रपोज किया है उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन डबल बॉन्ड है। और अगर किसी चीज़ के अंदर तीन डबल बॉन्ड हो तो इट शुड बी हाईली रिएक्टिव, क्योंकि जब आप अल्काइंस पढ़ते हो, वो अलग बात है कि इस बार हम पीछे से शुरू करते हैं, बट पहले तो आपने पढ़ा, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होता है इट इज़ वेरी रिएक्टिव, क्योंकि हर डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल ये चाहता है कि मेरे ऊपर आके कोई ऐड हो जाए एंड मेरा डबल बॉन्ड क्या हो जाए? सिंगल। एवरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वांट्स टू बिकम सैचुरेटेड। बट अगर वही थियरी हम बेंजीन रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं कि बेंजीन रिंग तो हाईली अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो 3, प्लीज आप बातें करो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, यू नो दैट इज सो स्कोरिंग चैप्टर इन योर फाइनल्स। फिर एक दिन 2 छुट्टियों में आप पढ़ते रहना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर एक छुट्टी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यों 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, क्योंकि देखो जब अटैकिंग रीजन अटैक करने आएगा, आकाश किसके ऊपर अटैक करने आएगा? डबल बॉन्ड। तो जैसे ही वो C1 और C2 के ऊपर अटैक करने लगेगा, डबल बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा? C2 और जैसे ही वो C2 और C3 पे अटैक करने जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ हो चुका होगा? C3 एंड दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो रही है वो बेंजीन रिंग को स्टेबिलिटी दे रही है। अगर ये पाई बॉन्ड लोकलाइज होते, फिक्स होते, तो बेंजीन बहुत जल्दी अटैक हो जाता। जो भी अटैकिंग रिएजेंट आप डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, अटैकिंग रिएजेंट, एसिड, बेस, तो जल्दी जल्दी डबल बॉन्ड को सिंगल कर देते। तो आप ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे कि ऑल्दो बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड बट ड्यू टू रेजोनेंस the double bonds are not fixed, they are moving. There is a delocalization of the pi electrons, and this delocalization of pi electron, which is also what is known as resonance, is giving the extraordinary stability to benzene ring. तो कल को जब आप बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे भी तो उसमें बेंजीन क्या करेगा?
करेगा? बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक H होता है, विच वी डू नॉट शो ऑफन बिकॉज। तो जब आप इसमें कोई चीज भी डालोगे तो H को रिप्लेस करेगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ बेंजीन कहेगी कि ठीक है मेरा तो डबल बॉन्ड है, क्लोरीन को कहेगी कि हाँ तो यहाँ पे आके ऐड हो जाओ और मेरा डबल बॉन्ड सिंगल हो जाए। नहीं, बेंजीन रिंग कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो। इसीलिए बेंजीन अगर कोई रिएक्शन शो करेगी भी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, यानी कि वो वन ऑफ द कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे किसी दूसरे एटम को लगाएगी, विच कुड बी क्लोरीन, देन इट वुड बी क्लोरीनेशन। NO2 से रिप्लेस करेगी, देन इट वुड बी नाइट्रेशन। वो अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम बाद में आएंगे। तो फिलहाल मैंने ये पूरा आंसर यहाँ पे जिनके पास नोट्स होंगे तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखवा रखा है इन अ पैराग्राफ दैट यू नो ऑल्दो। और मैं सच में कह रही हूँ आज से ऑर्गेनिक्स शुरू हुई है, आज से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ है। आप ये समझो कि मेरा परसों फाइनल्स है और आप अभी पढ़ लोगे ना इसको ढंग से, ये सोचकर कि मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो जब आप फाइनल में ये नोट्स उठाओगे तो आपको स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जो बच्चे आज आए नहीं है, जब नॉट बॉदर्ड कि एरोमेटिक चल रही है, मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है कि कई बच्चे इस टाइम पे इतने लेजी हो रहे हैं जो आगे सो जाते हैं या छुट्टी मार लेते हैं। हाउ विल दे पास इन फाइनल्स? मैं तो नहीं गारंटी ले सकती। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, 11 में फेल हो जाते हैं, टीचर छोड़ के ट्यूशन बदल लेते हैं। यार तुम किसी भी ट्यूशन में जा रहे हो, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, क्लास में आके ध्यान ही नहीं दोगे, टीचर आपको बार बार बोल रहा है कि अगर तुमने पास होना है ना 2 चैप्टर्स कर लो, GOC और हाइड्रोकार्बन, तो तुम पास भी हो सकते हो, बिकॉज दे आर कैरिंग सो मच वेटेज। आप पिछले साल के पेपर देखो, 10-10 नंबर का तो एक चैप्टर में से आ ही रखा है। तो मतलब सच में थोड़ा 2 चैप्टर करके जाओगे, 2-3 चैप्टर तो और भी करके जाओगे, बट जस्ट इमेजिन डूइंग दीज 2 चैप्टर्स GOC एंड हाइड्रोकार्बन कैन फेच यू सो मेनी मार्क्स। बट आपके ध्यान ही, हाँ वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बच्चे फेल हो जाते हैं, तो मैं दूसरों पे ही बोलती हूँ कि अगर आप डेली का नहीं पढ़ोगे। चलो एनीवेज, मैं दोपहर को पढ़ने बैठे थे, मैं तो कल सुन लो, मेरे पास जो बच्चे भी आए हैं, मैं आगे तब तक पढ़ाऊंगी नहीं जब तक पीछे वाला याद नहीं होगा। मैं पहले कल आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितना पढ़ा रही हूँ सुनूंगी मैं पहले। जब तक आप मेरे को क्वेश्चंस के आंसर नहीं सुनाओगे, वो बाहर जाके बैठ के लर्न करेगा भवन मैम के साथ बैठ के। आ जाएंगे कल से आ जाएंगे, बड़ी याद आ रही है। नहीं कैसा है ये? अटेंडेंस ना जाती ना फिर। अच्छा अटेंडेंस नहीं गिना कर, मैं भेजूंगी आज। ऑल्दो बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड वाइट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। तो इसका मैंने थोड़ी डम बोला, किसमें का हूँ मैं, मेरे को पता है इसमें क्या है। ये देखो, ये एक पैराग्राफ है ना, तो इस पैराग्राफ में आपको पूरी ये डिटेल मिल जाएगी कि बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल क्यों होती है, और ये भी वन ऑफ द क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मैं इस पर आगे टाइम वेस्ट नहीं करिए, आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, सीधा कल मैं डीएवी वालों का क्वेश्चन पेपर फाइनल वाला देख रही थी, तो उसमें सीधा क्वेश्चन आया है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि जो इथाइन होता है ना, व्हाट इज इथाइन? CH ट्रिपल बॉन्ड। नैतिक, व्हाट इज इथाइन? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम एसिटाइल नहीं होता है। When it is passed, प्लीज सारे देखो, when it is passed through रेड हॉट आयरन ट्यूब, जैसे आयरन की ट्यूब्स होती हैं, जब हम उसे इथाइन पास करते हैं तो दूसरी साइड से बेंजीन निकलती है। बेंजीन क्योंकि अच्छा आप कहोगे कि मैम आपने 3 मॉलिक्यूल्स ही इथाइन के क्यों लिए? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में तो 2 ही कार्बन होते हैं और हमें तो यार ऊपर रिएक्शन देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू डूइंग? इसको छोड़ो प्लीज, छोड़ो इसको, ले दो मेरे को। ये देखो, ये क्वेश्चन सीधा मैंने अभी डीएवी के क्वेश्चन पेपर में देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइन इज पास टू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। और जब मैं ये रिएक्शन बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मतलब उतनी इंटेंसिटी से ही पढ़ाती हूँ कि बच्चों ये याद करो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग की जब आयरन ट्यूब हो जाती हैं, मतलब इतनी हॉट उन पाइप्स की फॉर्म में, एक साइड से हम इथाइन पास करते हैं और दूसरी साइड से क्या निकलती है? बेंजीन रिंग। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स इथाइन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 1 2 3। और क्या हो रहा है कि ट्रिपल का एक यहाँ पे यूज हो रहा है सिंगल बनाने के लिए, ट्रिपल का एक
डबल सिंगल और क्या बन जाएगी, बेंजीन। निकल गई। This reaction is one of the way of preparing benzene, but I don't know why this is one of the very favorite reaction of examiners. मतलब काफी सारे स्कूल्स में ये रिएक्शन पूछी जाती है कि what happens when इथाइन या एसिटाइलिन is passed through रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल रंग की लोहे की पाइप्स लेकर एक साइड से इथाइन पास करनी होती है। So this is one of the way of preparing benzene. This is one of the way. हाँ, obviously 3 molecules. वो तो आपकी ऑब्जर्वेशन आपको बता ही है कि 3 molecules of ethyne will be passed to convert 1 molecule of benzene. क्योंकि अगर आपको एक भी मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग का बनाना है तो मिनिमम आपको 6 कार्बन चाहिए, और एक अल्काइन में एक इथाइन में तो कितने कार्बन होंगे, 2। तो 2 से 6 करने के लिए मिनिमम कितने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब आई विल सजेस्ट यू कि अगर आज आप घर जाके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तैयार करना चाहते हो, आप इस रिएक्शन को तो मिनिमम 5 टाइम्स लिख के देख लो। अब कोई बच्चा लेगा कि मैम मेरे को तो एक ही बारी में याद आ गई, यहाँ पे ना तर्क मत लगाओ, like don't give me any logic. If you have to write it 5 times, you have to write Yes, it 5 ma'am. times. That should be the way of doing the organics, because if you write it you will never forget it. Okay, this is the first method. Then second method is decarboxylation of sodium salt of carboxylic acid. अब obviously मुझे बेंजीन रिंग बनानी है तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेंजीन रिंग का ही लूँगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन रिंग का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, बेंजीन के ऊपर COH। बट जब भी हमें डीकार्बोक्सिलेशन करनी होती है, क्योंकि अभी आपने अल्केन नहीं करा, अल्केन से शुरू करते तो अल्केन्स में भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आती थी, तो उसमें हमें सोडियम सॉल्ट देना होता है और डालना क्या होता है, सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH in the presence of CaO। Na क्या करता है, CO को लेके चला जाता है in the form of Na2CO3 और पीछे से बेंजीन को H मिल जाता है, मतलब इट्स बेंजीन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग बेंजीन कि आपने इनिशियली बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। इनफैक्ट ये बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसका सोडियम सॉल्ट है, और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। अब बच्चा कहेगा कि मैम प्रोडक्ट में तो CO2 दिख नहीं रहा। प्रोडक्ट में बेशक CO2 नहीं दिख रहा, बट इसमें से तो CO2 रिमूव हुआ है ना, वो अलग बात है कि वो किसके फॉर्म में रिमूव हुआ है, Na2CO3। और उस डीकार्बोक्सिलेशन होने का फायदा क्या हो गया कि बेंजीन को H मिल गया, यानी कि बेंजीन ही रहेगी बस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग बेंजीन कि यू इनिशियली टेक बेंजीन का ही कार्बन। अब कोई बच्चा कहेगा ये तो वेस्ट लग रहा है। हाँ, अब इसको भी वेस्ट लग रहा है, तो लग रहा है कि पहले से ही बेंजीन ले रखी है फिर उसी में से ही बेंजीन निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें बेंजीन है बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अलग ही कंपाउंड है ना। यस मैम। तो उसमें से बेंजीन निकाल रहे हैं तो उसमें वेस्ट वैसे में थोड़ा वेस्ट ही लग रहा है, एक्स्ट्रा रिएक्शन लग रहा है। देखो दिस इज आल्सो वन ऑफ द थर्ड नेचुरल मेथड इज में वो होती है। हां, अब उसको उसके साथ ऐड करके नेचुरल को ऐड करना फिर बेंजीन। रिडक्शन ऑफ फिनोल। अब फिनोल क्या होती है, बेंजीन के ऊपर OH। जिंक डाल दो, जिंक बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट O लेके चला जाएगा, ZnO बना के चला जाएगा, पीछे से H रह जाएगी। तो ये भी बेंजीन हम बना रहे हैं, फिनोल से भी बेंजीन बना सकते हैं। ये क्या था, सोडियम बेंजोएट। सेकंड में हम सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बना रहे थे, थर्ड में हम फिनोल से बेंजीन बना रहे हैं। तो फोर्थ मेथड इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब ये तो रिएक्शन है गाइस, जितना आप खुद लर्न करोगे। क्लोरोबेंजीन में Cl की जगह पे H लेके आना पड़ेगा, तभी बेंजीन बनेगी। H लेके आने को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन करने के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट, और Cl will be replaced by H and we will get benzene. So this is also one of the way. रिएक्शन कर जाके 3-3 4-4 बार लिखनी 5 बार। जो 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 एग्जाम अभी 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 वैसे मुझे अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो 5 मार्क्स में आ सकता है।
अभी सारे वो है aromatic- 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू। हाँ, लेकिन अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म नहीं हुआ। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूरा खत्म हो जाएगा तो आई विल टेल यू कि कौन से क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। अभी तो वाई बेंजीन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एरोमेटिक, हाउ टू फाइंड व्हिच इज नॉन एरोमेटिक, व्हाट इज हक्कल रूल, है ना, या हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन रिंग, ये सारे 1 या 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। बट देन अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बट अभी इस पार्ट पे हम पहुंचे नहीं है। चारों मेथड क्लियर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? पहला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट मेथड इन विच वी वर कन्वर्टिंग इथाइन टू बेंजीन, जिसमें हम इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे थे। सेकंड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेकर उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। थर्ड में हमने फिनोल की रिडक्शन करी। अब फोर्थ में भी रिडक्शन हो रही है, थर्ड में भी रिडक्शन हो रही है, बट दोनों में तरीका अलग है। उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रिडक्शन हो रही है, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन दोनों ही होती हैं, चाहे ऑक्सीजन रिमूव कर दो वो भी रिडक्शन है, चाहे हाइड्रोजन ऐड कर दो वो भी रिडक्शन है। ये फोर्थ मेथड में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट मेथड ही रहा। सबसे रिकॉर्डिंग पूरी सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट मेथड ही था, दैट इज फ्रॉम रेड हॉट आयरन ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं अभी आई कैन शो यू। मैंने सीधा सीधा एक क्वेश्चन भी देखा था, अभी तुम्हें भेजा भी था ना तुम्हारे मेरे डीएरी का। आपने एक तो प्रॉब्लम है, आप लोग ना तो कल मैंने ये जीओसी के क्वेश्चन ये करके आए हो, पर गर्ल्स ही हैं जो 4-5 करके आ रही हैं। आकाश कौन से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेपर से 2 दिन पहले संडे को। पेपर से 2 दिन अब अगर हम कोई एक प्रॉपर मतलब कोई 2-3 टॉपिक समझने हो तो हम अलग से क्लास ले लोगे? फिर वो पेपर के बाद नहीं पेपर से पूरा सिलेबस बाद 12th पॉसिबल नहीं होना चाहिए। 12th के पेपर से पहले। मेरे को हाँ ये क्वेश्चन आ रहा क्या? एक तो बात है मतलब क्या हुआ? व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटाइलिन, अब बच्चे को याद ही नहीं होगा कि एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। अभी CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो इथाइन है, मैंने स्पेशली बताया कि उसको एसिटाइलिन बोलते हैं। इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन। तो अभी भी कराया था, तो आपको याद है कि हाँ मैम इससे बेंजीन बनेगी। बट व्हेन यू गो इन एग्जाम यू जस्ट गेट ब्लैंक कि एसिटाइलिन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, है ना? प्रेजेंस क्यों उसके अंदर है? चल एक ही बात है, वैसे तो एक्चुअल में तो ट्यूब से पास करते हैं, बट उन्होंने रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख दिया कि एसिटाइलिन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो एक ही बात है। प्रेजेंस वर्ड ही काट दो इन रेड हो। पानी पियो। पास पानी पीने आता गिलास ही नहीं है। है, बड़े गिर गए थे वो, गिर गए थे। मतलब यहाँ पे गिरे पड़े हैं, साफ नहीं है। हमने हाइट बोला जाने के लिए बैग लेके गया मेरे लिए भी ले आई 2 गिलास ले आई। अंदर ही नहीं आना 21 को चलो एनीवे, ये 4 मैसेज लिख लिए तुमने? नहीं बर्बाद हो जाएगी। फटाफट लिखो। जल्दी में करके ना बढ़िया बढ़िया। तूने भी लिखे ना तो ये ने मेरी कॉपी है वो पहले बड़ी थी। क्या कह रहा है? पढ़े मैंने वो जो मैम जहाँ बैठते हैं उसके नीचे भी पड़े होते हैं वो ड्रॉअर में। नहीं खत्म हो गया था। नहीं बार मैंने देखा नहीं था। तू ही कर सकता है पानी पीना नहीं करता लिख लिया तुमने? नहीं स्पेशली पानी पीता हूँ। वो लिख दे दिया जल्दी करो आकाश। एक सामने लिख लिया पीछे। मैं वो लिख तो तो लिखता ही एक तो तुम बेंजीन इतनी छोटी कैसे बना देते हैं? क्या लिखा इतनी है? बल्कि वो बेंजीन हम ये क्या लिखा हुआ है? मैं बोलता हूँ छोटी है सही लगती है। क्या लिखा हुआ है? निकल प्लैटिनम पैलेडियम Na/Pt। ये तीनों की मतलब इनमें से कोई खराब नहीं। एक डाल। ये कहाँ से लाया था? नीचे की वो पड़ा छिला हुआ था। मैं नहीं नहीं तो कह रहे ना हैंड। कहते भाई
अच्छा नेक्स्ट है टोलुइन। अब आप कहोगे कि मैम हम अभी तक तो बेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे थे, टोलुइन की क्यों करनी है? बिकॉज टोलुइन इज ऑल्सो वन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ बेंजीन ओनली। बस जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। टोलुइन प्रिपेयर करने की पहली नेम रिएक्शन है वुड्स-फिटिंग। ये लो, ये अगेन रेड डॉट आयरन ट्यूब के बाद जो अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज वुड्स-फिटिंग। वुड्स-फिटिंग में हमने क्या करना होता है? एक क्लोरोबेंजीन लेना होता है, प्लीज ध्यान से देखो, और एक CH3Cl लेना होता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक Na एक Cl दूसरा Na दूसरा Cl लेके चला जाता है, और जैसे ही NaCl लेके चला जाता है तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है विच इज नथिंग बट टोलुइन। ये वन ऑफ दी वेरी वेरी, अभी तक हम बेंजीन प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन हम कल तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, तो टोलुइन भी एक इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो टोलुइन को प्रिपेयर करने की जो रिएक्शन है दैट इज वुड्स-फिटिंग। वुड्स-फिटिंग में हमने दो क्लोरो वाले कंपाउंड लेने होते हैं। एक हम क्लोरो के साथ बेंजीन लेते हैं और एक क्लोरो के साथ मिथाइल लेते हैं, पर इसमें सोडियम। डबल बॉन्ड तो है नहीं ऊपर वाले सी पास, तो हम एरोमेटिक कैसे हो गया? कहाँ डबल बॉन्ड नहीं ये है नीचे टोलुइन के पास यार? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। नहीं है, वो तो नीचे है ना, ऊपर नहीं है। कहाँ ऊपर नीचे? डबल सिंगल सबके पास ही तो है। ऊपर वाले सी के पास नहीं है, CH3 वाले सी के पास डबल बॉन्ड। अगर साइड चेन में कुछ लगा हुआ है उससे थोड़ा वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये एरोमेटिक है तो अगर आपने उसके एक H की जगह पे मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल लगा दिया वही, तो बेंजीन के ऊपर OH है, वो फिनोल भी एरोमेटिक है। ये पर उसमें सी नहीं है ना। देख, अगर आपने बेंजीन के साइड पे कुछ भी लगा दिया, चाहे वो हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, वो बेंजीन रिंग आ गई तो वो कंपाउंड को एरोमेटिक होना ही पड़ेगा। अगर हम बेंजीन को हम साइड चेन में लगा दें तो हाँ, तभी वो बेंजीन रिंग की प्रेजेंस होनी चाहिए। वुड्स-फिटिंग लिख ली। द नेक्स्ट इज ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को हम लगा दें तो दूसरे को एरोमेटिक बना देगा। हाँ फ्री। अब ऐसे तो CH3Cl एरोमेटिक नहीं था, बट जब CH3 उसको वहां पे लग गया तो वो एरोमेटिक हो ही गया। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें हमने क्या करना होता है? बेंजीन के H को अल्काइल यानी कि मिथाइल से रिप्लेस करना होता है। इसके लिए हम एक कैटलिस्ट डालते हैं AlCl3, जो AlCl3Cl नेगेटिव लेकर जाता है और नीचे से क्या जनरेट कर पाता है? CH3 पॉजिटिव। मैंने कल ही पढ़ाया था कि अगर किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। बेंजीन बाय नेचर इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि उनके अंदर एक पाई बॉन्ड नहीं, दो पाई बॉन्ड नहीं, तीन पाई बॉन्ड है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा, और जैसे ही वो बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा और उसके H को रिप्लेस कर देगा CH3 से, एंड वी विल गेट टोलुइन। So this is also one of the method and this is a named reaction Friedel-Crafts। उसका H का क्या होगा? H दूसरे Cl के साथ HCl बना के चला गया। पर Cl तो पहले निकल गया। वो तो कैटलिस्ट लेके गया था, कैटलिस्ट जो लेके जाता है वो आने में देर तो देता है। एक ही ये भी तो है, निकाल देते हैं। बस वो निकालने में हेल्प करता है, बट कैटलिस्ट ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं बनाता। So with this we complete with the preparation of benzene ring. Now we have to do physical properties and chemical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, तो हम कल शुरू करा। नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज तो 1 मिनट में हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि बेंजीन पानी में सोल्यूबल होगी? बेंजीन पानी में? हाँ, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो थिंक कि बेंजीन या बेंजीन जैसा कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोलुइन, फिनोल पानी में सोल्यूबल होगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज सोल्युबिलिटी का एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है जिनकी नेचर मैच होती है वही पानी में डिसॉल्व होते हैं। पानी में और बेंजीन की नेचर क्यों मैच नहीं होती? क्योंकि वाटर है पोलर। वाटर के अंदर क्या होते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो एनीथिंग व्हिच हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट? जबकि बेंजीन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बेंजीन की नेचर मैच होगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, लाइक पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, CCl4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या कोई भी हाइड्रोकार्बन कभी भी पानी में सोल्यूबल नहीं होते, क्यों सोल्यूबल नहीं होते? क्योंकि मिसिबिलिटी का एक ही रूल होता है विच इज लाइक डिसॉल्व लाइक, एंड बेंजीन
एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसमें सोल्यूबल होंगे, जो उनकी तरह होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल कौन से हैं, ईथर, पेट्रोल, CCl4 etc. and they will not be soluble in polar water. Water नॉन में पोलर भी होता है वाटर। कहने का मतलब है कि वाटर पोलर ही होता है, बट वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि क्योंकि वाटर पोलर है बट बेंजीन पोलर नहीं होते, तो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल ईथर में डिसॉल्व होना प्रेफर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन रिंग का या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर आप दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कंपेयर कर रहे हो तो उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा है, क्योंकि एक थ्योरी होती है कि वन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं दे इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अगर यानी कि बेंजीन और टोलुइन्स का कंपैरिजन करो तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, टोलुइन का, क्योंकि टोलुइन में एक्स्ट्रा CH3 आ गया। तो अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो आप लोगों के यूजुअली दे आर लो बॉइलिंग पॉइंट ओनली बिकॉज उनके अंदर वीक वन डर वाल फोर्सेस होते हैं, बट द वन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की एक थ्योरी है कि अगर आप कोई 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे हो और उन 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये फर्क है कि जो 2 साइड चेन्स लगी हुई हैं, एक में वो ऑर्थो पे लगी हुई हैं यानी कि 1 2 पे, और एक में वो 1 और 3 पर लगी हुई हैं यानी कि मेटा पे, और एक में 1 और 4 पे लगी हुई है। यानी कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो उनके 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। द फर्स्ट आइसोमर इज इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड एट 1, 2 which is known as ortho. One isomer is when they are attached at 1, 3 then we call it as meta. And the one isomer is if they are attached at 1, 4 which is what is known as para. तो इन तीनों में से हमेशा याद रखना कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। और इस पे बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि वाई पैरा आइसोमर, ये भी अब क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि वाई पैरा आइसोमर है। मतलब ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी कोई नहीं आ रहा, 5 वाले मार्क क्वेश्चन आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से, और कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगी जो पहले यहाँ तक सारे लर्न करके आएंगे। मैं नोट्स दोबारा से भेज दूंगी, आज यहाँ से शुरू करा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फुल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन आएगा वाई पैरा आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर आपने देना है कि आपको दिख सकता है कि पैरा स्ट्रक्चर काफी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे लगा हुआ है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल 4th पोजीशन पे लगा हुआ है इन अ लाइन। कोई ब्रांच नहीं निकल रही कि कोई 2 से निकल रहा है, कोई 3 से निकल रहा है, सीधा लाइन में है। तो जब एक पैरा वाला दूसरे पैरा के ऊपर पैकिंग के लिए आता है तो उनके बीच में बहुत क्लोज पैकिंग पॉसिबल होती है। ऑर्थो में मेटा में क्लोज पैकिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्थो में 2 में से कुछ निकल रहा है, मेटा में 3 में से कुछ निकल रहा है, तो उतनी स्पेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। पैरा में क्या होगा कि ये एक पैरा, दूसरा पैरा इसके ऊपर, तीसरा पैरा इसके ऊपर, चौथा पैरा इसके ऊपर, यानी कि कोई भी स्पेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बाय इमेजिनेशन ओनली यू कैन इमेजिन दैट पैरा आइसोमर हैज द क्लोजेस्ट पैकिंग ड्यू टू इट्स पैरा आइसोमर हैज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, has the most symmetrical structure because it's quite linear in a line, so it has closest packing, so it has closest packing owing to which it has highest melting point. अब कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने पास होना है ना, एटलीस्ट हम रोज का रोज जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे वो आप नोट्स में से रिवाइज करके और रिएक्शनें 5 बार लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने माइक पे लगा बस आदत से करिए, कौन जो लगा पर माइक माइक पे सीधा नहीं लगाना। इसके वो से बस कैंसर बनाइए ये है और जो भी वो कहीं पेट में कर दे। मैं उतनी ही भेजूंगी जितना पढ़ा रही हूँ। वो कहीं क्लोजेस्ट पैकिंग पॉइंट टू विच इट हैज दोबारा कर दो। पैकिंग
नहीं करना होता। यार क्या है कि देखो नेट रिकॉर्ड हुआ है। यस मैम अभी भी चल रहा है पता नहीं कैसे